नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। जिस इलाके में तुर्की और ग्रीस के बीच तकरार चल रही थी, वहां कुछ देर पहले जबरदस्त भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर 7.0 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र तुर्की के पश्चिमी छोर पर एजियन सी में बताया जा रहा है। इस झटके से तुर्की और ग्रीस की कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। मरने वालों के बारे में अभी पता नहीं चला है। हालांकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देखकर आशंका जताई जा रही है कि सैकड़ों लोग इमारतों के मलबे में दबे हो सकते हैं। भूकंप का झटका इतना तेज था कि उसका असर बुल्गारिया, साइप्रस, मिस्र, लीबिया और ब्रिटेन तक महसूस किया गया। ग्रीस और तुर्की के अलावा साइप्रस में भी भूकंप से इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। भूकंप का केंद्र चूंकि भूमध्य सागर के एजियन सी में था, इसलिए तुर्की के इज़मिर शहर में समंदर की ऊंची लहरों ने भी भारी तबाही मचाई है। इसे मिनी सुनामी कहा जा रहा है। वैसे तुर्की भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में, सबसे संवेदनशील देशों में एक माना जाता है। वहां बीते 125 साल में 6 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप 50 से ज्यादा बार आ चुके हैं। इसी साल जनवरी में एक बार, फरवरी में 2 बार, जून महीने में एक बार जबरदस्त भूकंप आया था, जिनकी तीव्रता 5.8 से 6.7 के बीच थी। हालांकि तुर्की में 7.0 की तीव्रता वाला भूकंप 9 साल बाद आया है। आखिरी बार वहां 2011 में जो भूकंप आया था, उसकी तीव्रता 7.2 थी। उस वक्त भूकंप ने पूर्वी तुर्की में भारी तबाही मचाई थी। 500 से ज्यादा लोग भूकंप से ध्वस्त इमारतों के मलबे में जिंदा दफन हो गए थे। इस बार तबाही पश्चिमी तुर्की और ग्रीस की सीमा पर आई है। भूकंप की तीव्रता लगभग 9 साल पहले जितनी ही है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि यह भूकंप बहुत विनाशकारी हो सकता है। भूकंप आया है तुर्की में, उस इलाके में जहां ग्रीस और तुर्की के बीच तकरार चल रही थी। वहां कुछ देर पहले यह जबरदस्त भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर 7.0 की तीव्रता वाला भूकंप, और इसका केंद्र तुर्की के पश्चिमी छोर पर एजियन सी में बताया जा रहा है। इस झटके से तुर्की और ग्रीस की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। मरने वालों के बारे में अभी पता नहीं चला है। हालांकि वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आप देख रहे हैं, उनको देखकर आशंका जताई जा रही है कि सैकड़ों लोग इमारतों के मलबे में दबे हो सकते हैं। भूकंप का झटका इतना तेज था कि उसका असर बुल्गारिया, साइप्रस, मिस्र, लीबिया और ब्रिटेन तक महसूस किया गया है। ग्रीस और तुर्की के अलावा साइप्रस में भी भूकंप से इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। भूकंप का केंद्र चूंकि भूमध्य सागर के एजियन सी में था, इसलिए तुर्की के इज़मिर शहर में समंदर की ऊंची लहरों ने भी भारी तबाही मचाई है। मिनी सुनामी कहा जा रहा है इसे। इस वजह से तुर्की भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों में एक माना जाता है। बीते 125 साल में 6 से ज्यादा तीव्रता वाले 50 से ज्यादा भूकंप वहां आ चुके हैं। इसी साल जनवरी में एक बार, फरवरी में 2 बार, जून महीने में एक बार जबरदस्त भूकंप आया था। तीव्रता 5.8 से 6.7 के बीच थी उन भूकंप की। अभी जो भूकंप आया है, ये 7.0 का बताया जा रहा है। हालांकि तुर्की में 7.0 की तीव्रता वाला भूकंप 9 साल बाद आया है। आखिरी बार वहां 2011 में जो भूकंप आया था, उसकी तीव्रता 7.2 थी। उस वक्त भूकंप ने पूर्वी तुर्की में भारी तबाही मचाई थी और 500 से ज्यादा लोग भूकंप से ध्वस्त इमारतों के मलबे में जिंदा दफन हो गए थे। इस बार तबाही पश्चिमी तुर्की और ग्रीस की सीमा पर आई है। भूकंप की तीव्रता लगभग 9 साल पहले जितनी ही है। आशंका जताई जा रही है कि यह भूकंप बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। 7.0 बताई जा रही है इस भूकंप की तीव्रता। 7.0 बता रही है इस भूकंप 7.0 बताई जा रही है इस भूकंप की तीव्रता। भूकंप कितना भयानक है, भूकंप कितना भयानक था, इससे जुड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर इज़मिर के रेडियो स्टेशन से सामने आई है, जहां एक रेडियो जॉकी अपना कार्यक्रम कर रहा था। इसी दौरान तेज भूकंप आया तो ये आरजे माइक पर ही डर से चीखने लगा। इस दौरान कमरे में मौजूद हर चीज जोर जोर से हिलने लगी। डर से चीखता ये रेडियो जॉकी अपनी कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर भाग गया। तस्वीरें देख रहे हैं आप। भूकंप का केंद्र एजियन सागर बताया गया है। ये तस्वीरें एक रेडियो जॉकी की, एक रेडियो स्टेशन की तस्वीरें इज़मिर में, जहां भूकंप आया इतना भयानक। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इज़मिर के रेडियो स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक रेडियो जॉकी अपना कार्यक्रम कर रहा था। इसी दौरान तेज भूकंप आया तो ये माइक पर ही डर से चीखने लगा। उसने अपना हेडफोन्स उतारे, दौरान कमरे में मौजूद हर चीज जोर जोर से हिलने लगी। डर से चीखता हुआ ये रेडियो जॉकी कुर्सी से उठा, कमरे से बाहर भाग गया।
भूकंप का केंद्र एजियन सागर बताया जा रहा है। सागर में भूकंप आने से सुनामी भी आ गई। सुनामी आने से समंदर का पानी शहरों में घुस गया। तुर्की के सिरफिरसार शहर से सुनामी की तस्वीरें आई हैं। समंदर का पानी आबादी में घुस गया है। शहर की सड़कों का हाल नदियों जैसा हो गया है। सुनामी से आई इस बाढ़ से भारी तबाही हुई है। लोग जान बचाने के लिए अपने मकानों की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच गए। साथ ही समंदर के उफनने की तस्वीरें भी आई हैं। देख रहे हैं आप, समंदर है ये। तस्वीरों में दिख रहा है कैसे समंदर का पानी उफन कर शहरों में घुस रहा है। शहरों में घुस रहा है समंदर का पानी। एजियन सागर का में ये भूकंप का केंद्र है। भूकंप आने से सुनामी आई। सुनामी आने से समंदर का पानी शहरों में घुस गया। तुर्की के सिरफिरसार शहर से ये तस्वीरें आ रही हैं। सुनामी की तस्वीरें। समंदर का पानी आबादी में घुस गया है। शहर की सड़कों का हाल नदियों जैसा। सुनामी से आई इस बाढ़ से भारी तबाही हुई है। लोग जान बचाने के लिए मकानों की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच गए। ये तस्वीरें सिरफिरसार से देखिए, पानी किस तरह से आया घुसा। ये समंदर का पानी है। समंदर के उफनने की तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कैसे समंदर का पानी उफनकर शहरों में अंदर घुस रहा है, सड़कों पर। तुर्की का ये जबरदस्त भूकंप देख रहे हैं आप। भूकंप से तुर्की के इजमिर शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इजमिर, अंकारा और इस्तांबुल के बाद तुर्की का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इजमिर शहर एजियन समुद्र के पास है। यहीं इजमिर की खाड़ी है जिसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है। इजमिर में तुर्की का एक प्रमुख बंदरगाह भी है। इस साल तुर्की में दूसरी बार भूकंप आया है। इससे पहले जनवरी में तुर्की के सिवरिस शहर में भूकंप आने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब ये इजमिर में आया और 1600 से ज्यादा लोग उस वक्त घायल हो गए थे। ये इजमिर में भूकंप आया है। इजमिर, अंकारा जो राजधानी है तुर्की की, और इस्तांबुल जो सबसे बड़े जो व्यावसायिक राजधानी है एक तरह से, इन दोनों के बाद जो सबसे बड़ा शहर है तुर्की में वो है इजमिर। वहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इजमिर, अंकारा और इस्तांबुल के बाद तुर्की का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। एजियन समुद्र के पास है। एजियन समुद्र में ही भूकंप का केंद्र है। वहीं इजमिर की खाड़ी है जिसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है। इजमिर में तुर्की का प्रमुख बंदरगाह है। तुर्की में ये दूसरी बार भूकंप आया इस साल। जनवरी में आया था सिवरिस शहर में। जनवरी में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी सिवरिस में। 1600 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। भूकंप के झटकों से तुर्की में कोहराम। भूकंप से तुर्की में गिरने लगी इमारतें। तुर्की में कुदरत के तांडव से हाहाकार। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। शहर में चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। चीख पुकार मची है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तस्वीरें तुर्की की है जहां ऐसा भूकंप आया कि सब कुछ तबाह हो गया। पलक झपकते ही ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गईं। एक जलजला आया और विनाश लीला की ऐसी तस्वीरें छोड़ गया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जानकारी के मुताबिक तुर्की और ग्रीस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इजमिर शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर 7.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का सबसे ज्यादा असर तुर्की के इजमिर शहर में दिखाई पड़ा। इजमिर शहर में कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। भूकंप के झटकों से तुर्की बुरी तरह हिल गया। जैसे ही तेज झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सड़कों पर भीड़ जुट गई। तो आपको बता दें कि जनवरी में तुर्की के सिवरिस में भूकंप आने से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 1600 से अधिक लोग घायल हो गए थे। यही नहीं, तुर्की के इजमिर शहर में साल 1999 में भूकंप से 17,000 लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप से तुर्की के इजमिर शहर में 20 इमारतों के तबाह होने की खबर है। समुद्र तट पर बसे इजमिर में भूकंप के बाद की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। हर तरफ मलबे का ढेर है। तो आपको बता दें कि ग्रीस के सामोस द्वीप में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यहां भी
भूकंप के कारण तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। तो जिस इलाके में तुर्की और ग्रीस के बीच तकरार चल रही थी, वहां आया है यह भूकंप। रिक्टर स्केल पर 7.0 की तीव्रता वाला यह भूकंप केंद्र तुर्की के पश्चिमी छोर पर एजियन सी में बताया जा रहा है। झटके से तुर्की और ग्रीस की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। मरने वालों के बारे में भी पता नहीं चला है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनको देखकर आशंका जताई जा रही है कि सैकड़ों लोग इमारतों के मलबे में दबे हो सकते हैं। भूकंप का झटका इतना तेज कि उसका असर बुल्गारिया, साइप्रस, मिस्र, लीबिया, ब्रिटेन तक महसूस किया गया है। ग्रीस और तुर्की के अलावा साइप्रस में भी भूकंप से इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। भूकंप का केंद्र चूंकि भूमध्य सागर के एजियन सी में था, इसलिए तुर्की के इज़मिर शहर में समंदर की ऊंची लहरों ने भी भारी तबाही मचाई है। मिनी सुनामी कहा जा रहा है। वैसे तुर्की भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में एक माना जाता है। वहां बीते 125 साल में 6 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप 50 से ज्यादा बार आ चुका है। इसी साल जनवरी में एक बार, फरवरी में 2 बार, जून महीने में 1 बार जबरदस्त भूकंप आए, जिनकी तीव्रता 5.8 से 6.7 के बीच थी। हालांकि तुर्की में 7.0 की तीव्रता वाला भूकंप 9 साल बाद आया है। आखिरी बार वहां 2011 में जो भूकंप आया था, उसकी तीव्रता 7.2 थी। 7.2 थी, अब ये 7.0 है। 7.2 थी पिछली बार। उस वक्त भूकंप ने पूर्वी तुर्की में भारी तबाही मचाई थी। 500 से ज्यादा लोग भूकंप से ध्वस्त इमारतों के मलबे में जिंदा दफन हो गए थे। इस बार तबाही पश्चिमी तुर्की और ग्रीस की सीमा पर आई है। तुर्की में भूकंप से किस तरह हाहाकार मचाया आपने देखा, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे बिहार में ऑपरेशन मदिरा। किस तरह बिहार के बेतिया में अवैध शराब बनाने के अड्डे का हुआ पर्दाफाश। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्रेक के बाद। बिहार के चुनाव में राजनीतिक महायुद्ध तो चल ही रहा है, वहां की पुलिस भी एक बड़े युद्ध में उलझी हुई है। बिहार पुलिस की यह नई जंग है अवैध शराब के खिलाफ। बिहार में 4 साल पहले शराबबंदी लागू हुई थी, जिसके बाद से ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें बिहार के अलग अलग हिस्सों में अवैध शराब के धंधेबाजों की नकेल कसने का अभियान चलाए हुए। अवैध शराब बनाने के लिए जुगाड़ से जो फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं, उनको भट्टी कहा जाता है। वहां बनने वाली ये नाजायज शराब यूपी और बिहार में कच्ची के नाम से कुख्यात है। महुआ, गुड़ और यूरिया मिलाकर बनाई जाने वाली कच्ची शराब में यूरिया और नशादर का अनुपात थोड़ा भी बिगड़ा तो शराब के नाम पर लोग जहर पीते हैं और जान गंवा देते हैं। फिलहाल बिहार पुलिस की टीमें इसी जहर को जड़ से मिटाने में जुटी हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया के जंगलों में पुलिस ने अवैध शराब की ऐसी ही एक फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां शराब बनाने वाली भट्टियों को तोड़ दिया। अवैध शराब का यह अड्डा जंगलों के बीच था। नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा भी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए छापा पड़ते ही शराब बनाने वाले फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। अवैध शराब के धंधे को पूरी तरह खत्म करने में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जहरीली शराब के कारोबारी या तो जंगलों में भट्टी बनाते हैं या फिर नदियों के किनारे या ऐसी जगह जहां से दूसरे राज्यों की सीमा बहुत नजदीक हो। अवैध शराब के अड्डों की इस प्लानिंग की 2 वजह। इससे पुलिस और आबकारी विभाग का छापा पड़ने पर भागने में आसानी होती है, साथ ही दूसरे राज्यों में कच्ची शराब की सप्लाई करने के लिए भी ऐसे ठिकाने काम आते हैं। पिछले साल बिहार पुलिस ने वैशाली जिले के राघोपुर दियारा में छापा मारा था। शराब बनाने की 50 से ज्यादा भट्टियां तोड़ दी। दियारा का मतलब 2 नदियों के बीच का इलाका होता है। दियारा, राघोपुर दियारा गंडक और गंगा के बीच नदी किनारे जंगल भी है, जिसका फायदा उठाकर कच्ची शराब के कारोबारी फरार हो गए थे। उनकी यही रणनीति बेतिया में भी दिखी। बेतिया जिला गंडक और छोटी गंडक नदियों के बीच में, गंडक नदी के किनारे ही यूपी का कुशीनगर जिला है और वहां सोगी बरवा नाम का जंगल भी है। 1980 और 90 के दशक में यूपी और बिहार की सीमा पर यह इलाका जंगल पार्टी के गढ़ के तौर पर बदनाम था। जंगल पार्टी यानी जंगल में रहने वाले डाकुओं का गिरोह, जो यूपी में अपराध करके बिहार भाग जाते थे और बिहार में अपराध करके यूपी की सीमा में घुस आते। अब जंगल पार्टी का तो सफाया हो चुका है, लेकिन उसी इलाके का इस्तेमाल अवैध शराब के धंधेबाज कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बेतिया में छापा पड़ते ही नदी या फिर जंगल के रास्ते अवैध शराब बनाने वाले भाग गए, इसलिए सिर्फ कच्ची शराब, उसे बनाने का सामान और भट्टियां ही पुलिस के हाथ लगी। हम यहाँ देखते हैं और फिर उसके बाद में
हमें सूचना मिली कि यहाँ पर इस वक्त जंगल में शराब का ही कारोबार होता है। और मंदिर के पास अगर आप वो देख सकते हैं कि पुलिस के इन्फॉर्मर हैं और वहाँ पर ये रेडिंग पार्टी है। बिहार में अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा। देख लीजिए जंगल में किस टाइप का सब चुलाई शराब चुलाता है लोग। बेतिया के घने जंगलों में शराब की फैक्ट्री। अभी यहाँ पर आग रेडिंग टीम की सूचना मिलते जस्ट अभी लोग यहाँ पर भागे हैं। बिहार में ऑपरेशन मदिरा की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने वालों की खैर नहीं। बिहार में शराब का अवैध कारोबार करने वालों की खैर नहीं। घने जंगलों में गुपचुप तरीके से देसी शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिहार पुलिस और प्रशासन शराब की अवैध फैक्ट्रियों पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। बिहार में ऑपरेशन मदिरा के जरिए किस तरह अवैध शराब बनाने वालों पर लगाम लगाई जा रही है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का बेतिया शहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस शहर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के घने जंगलों में देसी शराब बनाई जा रही थी। बेतिया शहर से दूर जंगल में कुछ लोग चोरी छिपे अवैध शराब बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन मदिरा। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि बेतिया के पथरका इलाके में कुछ लोग चोरी छिपे शराब बना रहे हैं। इस इलाके का भूगोल कुछ ऐसा है कि शराब तस्करों के लिए यहां से ऑपरेट करना आसान हो जाता है। यहां दूर दूर तक खेत है, जंगल है, पानी है और रास्ता बेहद खराब। कोई भी यहां तक पहुंच न पाए, इसलिए अवैध शराब के कारोबारियों ने यहां की सड़क ही तोड़ दी है। लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ न्यूज 18 की टीम ऑपरेशन मदिरा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ी थी। जंगल में शराब का ही कारोबार होता है और मंदिर के पास अगर आप वो देख सकते हैं कि पुलिस के इन्फॉर्मर हैं और वहाँ पर ये रेडिंग पार्टी है। गड्ढा खोदा गया और वहाँ पर शराब छुपाई गई है। आबकारी विभाग की टीम घने जंगल में दाखिल हो चुकी थी, तो रास्ते में अवैध शराब के कारखाने से जुड़े तमाम सबूत साफ नजर आ रहे थे। आबकारी विभाग और पुलिस को भारी मात्रा में गुड़ से लेकर देसी शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े बड़े डिब्बे मिलते जा रहे थे। यही नहीं, कहीं कहीं तो जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर शराब बनाई जा रही थी। अवैध शराब किस तरीके से बनाई जाती है घने जंगलों के बीच, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी और कच्ची शराब को बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने रेड किया है। गुड़ है, इसको फर्मेंटेड करके और फिर गर्म करके उसमें वाइपर निकलता है, उससे शराब बनता है, जो पीने लायक जो शराब होता है। ये कच्चा शराब है, समझिए। बेतिया के इन घने जंगलों में शराब माफिया काफी दिनों से सक्रिय था।
शराब माफिया ने यहाँ के जंगलों को अपना अड्डा बनाया हुआ था, लेकिन बिहार सरकार के ऑपरेशन मदिरा के जरिए अब इन अड्डों को तबाह किया जा रहा है। शराब के ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। हालांकि बेतिया के जंगलों में एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर देसी शराब बनाई जा रही है। घने जंगलों को पार करते हुए आबकारी विभाग की टीम एक खेत में पहुंची। खेत खाली था, कुछ दूर पर फसल थी, लेकिन तभी अचानक वहां से एक ड्रम निकला। मतलब ये कि जंगल ही नहीं बल्कि खेतों में भी देसी शराब बनाई जा रही थी। ये जो छाड़न झील टाइप का है, झाड़ी है, पहाड़ी वगैरह का लाभ उठा करके ये लोग रात्रि में इस तरह से अपना कारोबार। किसी को गिरफ्तार भी किया? अभी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि पहले हो चुका है। पहले गिरफ्तारी यहाँ से हुई है। पहले जिस मात्रा में था उससे बहुत ज्यादा हद तक इसे कंट्रोल किया जा चुका है। देसी शराब बनाए जाने के अड्डों का पर्दाफाश हैरान करने वाला था, लेकिन अभी तो कई और ठिकानों का पता लगना था। न्यूज 18 की टीम आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बार फिर घने जंगल में दाखिल हुई तो यहाँ 3-4 ड्रम और दिखाई दिए, जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि यहाँ 3000 लीटर से ज्यादा देसी शराब बनाने का काम जारी था। यही नहीं, ये जलती हुई लकड़ी इस बात की तस्दीक कर रही थी कि यहाँ कुछ देर पहले तक भी शराब बनाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों को आबकारी विभाग के छापे की जानकारी मिली, वो भाग खड़े हुए। हम यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी आग जल रही है और कमोबेश जैसे ही इनको सूचना मिली है अवैध शराब निर्माताओं को, तुरंत ये यहाँ से भाग निकले हैं। इस तरीके से अवैध शराब बनाई जाती है। अब देखिए पूरी एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई। शराब बनाने की इस अवैध फैक्ट्री के पास प्लास्टिक की पन्नियां पड़ी हुई थी, जिससे भी यह साबित हो रहा था कि शराब यहीं बनाई जाती थी और इसी जगह पर इसे पैक किया जाता था। जैसे जैसे हम घने जंगल में दाखिल हो रहे थे, एक के बाद एक शराब बनाने के अड्डों का पर्दाफाश हो रहा था। आबकारी विभाग के भी होश उड़े हुए थे, क्योंकि इस इलाके में इतनी जगहों पर शराब बनाने का काम जारी था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हैंडपंप, लोहे के टुकड़े, बड़े बड़े ड्रम, जलती हुई लकड़ियां, ये सब कुछ चीख चीख कर बता रही थी कि बेतिया में किस तरह अवैध शराब के कारखाने धड़ल्ले से चल रहे थे। जैसे वेपर ऊपर गया, वेपर ऊपर में कुछ कंडेंस करने के लिए ये पानी वगैरह रखा, तो वो कंडेंस करके बूंद बूंद इस पे आएगा और ये फिर इससे बाहर आता है। ये क्रूड तरीका है, क्रूड तरीके से ये लोग अपना वो डिस्टिल कर लेते हैं। नदी किनारे बेतिया का ये इलाका अवैध शराब बनाने वालों के लिए बिल्कुल मुफीद था, लिहाजा उन्होंने यहाँ जगह जगह शराब बनाने के अड्डे तैयार कर लिए थे। कहीं जमीन के अंदर कच्ची शराब इकट्ठा करके रखी गई थी, तो कहीं बड़े बड़े ड्रम में कच्ची शराब भरी हुई थी। आबकारी विभाग के मुताबिक यहाँ से शराब बिहार के दूसरे जिलों में भेजी जाती थी, जिसे देखते हुए इस अड्डे को तबाह करना किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं। भारत में रफाल आने के बाद पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नींद हराम हुई तो उसने भारत की वायुसेना की ताकत और तकनीक पर नजर गड़ा दी। इस काम के लिए पाकिस्तान की सेना अपने हनी ट्रैप गैंग का इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए वायुसेना ही नहीं बल्कि वायुसेना के विमानों की देखभाल और उनके अपग्रेडेशन का काम करने वाली एजेंसी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को फंसाने की कोशिश की जा रही। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक में
HAL का एक कर्मचारी पकड़ा गया था जिसे ISI की एक महिला एजेंट ने सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसा रखा था। वैसे हनी ट्रैप यानी महिलाओं का इस्तेमाल करके दूसरे देशों की खुफिया जानकारी हथियाने का खेल काफी पुराना है। हनी ट्रैप शब्द का इस्तेमाल 50 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। दूसरे देशों के राजनयिकों से लेकर सेना, सरकार के बड़े अफसरों को हुस्न के जाल में फंसाना, उनको ब्लैकमेल करके गोपनीय जानकारियां जुटाने का सबसे घातक हथियार हनी ट्रैप था, जिसे अब पाकिस्तान की ISI भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा। बीते 5 साल में भारत में हनी ट्रैप के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें एक ही पैटर्न दिखा। पाकिस्तान ने अपनी महिला एजेंट का सोशल मीडिया पर भारतीय नाम से अकाउंट बनाया, सेना और सुरक्षा बल में नौकरी करने वालों को सोशल मीडिया के जरिए मीठी मीठी बातों में फंसाया, फिर उनसे जानकारियां निकलवानी शुरू कर दी। नासिक में HAL के कर्मचारी को भी ऐसे ही फरेब में उलझा कर फंसाया गया था। आतंकवाद से नहीं बनी बात। सीमा पर गोलाबारी से भी मिली मात। आतंकी घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। चौतरफा हार से बौखलाई बाजवा की सेना। भारत के खिलाफ बनाई ब्यूटी ब्रिगेड। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने हर पैतरा आजमाया, हिंदुस्तान के सीने पर जख्म करने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। जम्मू कश्मीर को आतंक की आग में झुलसाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। भारत में आतंकी वारदात कराने की उसकी साजिशें अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, जिससे इमरान सरकार और बाजवा की सेना बुरी तरह बौखला उठी है। इस बौखलाहट में उन्होंने भारत के खिलाफ एक घिनौनी साजिश का जाल बुना। दुनिया में भारत के बढ़ते हुए कद और सेना की ताकत से चीन और पाकिस्तान दोनों ही परेशान हैं। भारत को दबाने के लिए ये अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक अपनी किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने एक नए हथियार का इस्तेमाल किया है। जासूसी के लिए उसने एक ऐसी ब्रिगेड को तैयार किया है जो भारतीय सेना से जुड़े हुए लोगों को हुस्न के मायाजाल में फांसती है। जासूसी की दुनिया में इसे हनी ट्रैप कहा जाता है। भारतीय सेना की ताकत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल करने के लिए पाकिस्तान में बैठी ISI किस तरह से हुस्न और फरेब का इस्तेमाल कर रही है, इससे जुड़ा एक सनसनीखेज सच सामने आया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ISI की इस साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ। दरअसल राफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने पर खुफिया तंत्र को एक्टिव किया गया। खुफिया एजेंसियों ने सैन्य ठिकानों की जांच शुरू की। इस दौरान HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक कर्मचारी खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गया। इस कर्मचारी का नाम दीपक सिरसाट था और वो HAL नासिक में सहायक सुपरवाइजर का काम करता था। जांच एजेंसियों को जब दीपक के बारे में कुछ सबूत मिल गए तो उसे गिरफ्तार करने में देरी नहीं की गई, क्योंकि HAL नासिक में सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन का काम किया जाता है। दीपक सिरसाट की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ शुरू की गई। उसके मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जाना शुरू किया गया। इसके बाद जो सच सामने आया वो चौंका देने वाला था। दीपक ISI के शिकंजे में पूरी तरह से फंसा हुआ था, जिसके लिए एक महिला के नाम का इस्तेमाल किया गया और हुस्न का एक ऐसा माया जाल फेंका गया था जिसमें दीपक फंसता चला गया। दीपक को जिस ISI एजेंट ने अपने जाल में फंसाया था, उसने दीपक को अपना नाम त्रिशा अग्रवाल बताया था। उसने दीपक को बताया था कि वो लंदन के इंपीरियल कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और अपनी जरूरतों का खर्च पूरा करने के लिए लंदन के ही एक मॉल में नौकरी करती है। दीपक ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो त्रिशा नाम की ISI एजेंट के शिकंजे में पिछले 3 साल से फंसा हुआ था।
त्रिशा ने दीपक को बताया था कि वो एक वायुसेना के अधिकारी की बेटी है। त्रिशा द्वारा दीपक को अपने पिता के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो इंटरनेट पे भी मौजूद थी। यही वजह थी कि दीपक का त्रिशा के ऊपर भरोसा बढ़ता चला गया। इसके बाद त्रिशा ने अपना मोबाइल नंबर दीपक को दिया और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। त्रिशा ने दीपक को शुरुआत में अपने हुस्न के जाल में फंसाया। इसके बाद उसने अपने मकसद को अंजाम देना शुरू किया। दीपक के बयानों के मुताबिक त्रिशा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की जानकारी ले रही थी। दीपक से पूछताछ में सामने आया है कि आईएसआई एजेंट त्रिशा ने उससे सुखोई के अपग्रेडेशन की जानकारी लेने की कोशिश की। इसके अलावा लड़ाकू विमान मिक्स से जुड़ी जानकारी भी दीपक से मांगी गई थी। यही नहीं, त्रिशा ने K-13 मिसाइल का सीक्रेट भी लेना चाहा था। त्रिशा दीपक से लड़ाकू विमानों की तकनीक और उनके डिजाइन से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी और K-13 मिसाइल की डिजाइन के बारे में भी त्रिशा ने कई राज जानना चाहा था। तकनीक के मामले में, नए नए हथियारों के मामले में हमारे पास एक से बढ़ के एक विमान और मिसाइल मौजूद हैं जो दुश्मन के इलाके से, टारगेट से बहुत दूर रहते हुए ही दुश्मन के टारगेट्स को ध्वस्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का डर अब पहले से कई गुना बढ़ गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दीपक पिछले 3 साल से त्रिशा नाम की इस आईएसआई एजेंट के संपर्क में था और इस दौरान उसने त्रिशा को कई गोपनीय जानकारियां भी पहुंचाई हैं। जांच में ये पाया गया कि लंदन के जिस फोन नंबर से त्रिशा दीपक से संपर्क करती थी वो नंबर पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। डिटेल में उसके इंट्रोगेशन के बाद ये पता चला है कि वो व्यक्ति जिसका नाम दीपक शिरसाट, उम्र 41 साल और HAL में असिस्टेंट सुपरवाइजर इस पद पे काम करता है, वो एक पाकिस्तानी नागरिक जो शायद आईएसआई हैंडलर हो सकता है, उसको उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से HAL यूनिट के बारे में जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, वहां पे जो प्रोडक्शन लाइन में जो एयरक्राफ्ट्स है उनकी जानकारी है, डिटेल्स, प्लान्स, ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पास ऑन की थी। दीपक के कबूलनामे ने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। इसके बाद ये पता लगाने की कोशिश शुरू हुई कि दीपक के जरिए कौन कौन सी जानकारी आईएसआई तक पहुंची है। इसके लिए दीपक के मोबाइल फोन और दूसरे गैजेट्स को जब्त कर उनकी जांच शुरू की गई, जिससे ऐसे ऐसे राज सामने आए कि जांच एजेंसियों की भी नींद उड़ गई। जांच एजेंसियों ने दीपक के पास से 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, 2 मेमोरी कार्ड बरामद किए, जिससे MiG-21, MiG-21M, MiG-23 के बहुत से फोटो मिले हैं। इसके अलावा सुखोई 30 MKI के भी फोटो दीपक के मोबाइल में पाए गए। यही नहीं, विमानों के बेस पर आने की एंट्री की गोपनीय कॉपी भी दीपक ने अपने मोबाइल में सेव कर रखी थी। यही नहीं, दीपक के पास से MiG-29 के अपग्रेडेशन के गोपनीय दस्तावेज भी मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि एजेंसियों ने दीपक से K-13 मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का वीडियो भी बरामद किया है और उसके मोबाइल में K-13 मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के बहुत से फोटो भी मिले हैं। ये सभी गोपनीय दस्तावेज दीपक त्रिशा नाम की आईएसआई एजेंट से शेयर कर रहा था। We have registered an offence under section 345 of Official Secrets Act 1923 and we have confiscated from him, we have seized from him 3 handsets, 5 SIM cards and 2 memory cards. The above articles have been sent to forensic lab for further. दीपक की जांच में जो गोपनीय दस्तावेज एजेंसियों को मिले, उससे ये साफ हो गया कि वो त्रिशा नाम की आईएसआई एजेंट से काफी दिनों से संपर्क में था और वो दीपक को अपने प्यार और हुस्न के जाल में फंसाकर बहुत सी जानकारियां हासिल कर चुकी थी। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। दीपक ने साल 2011 में HAL में नौकरी शुरू की थी। साल 2017-18 में उसके फेसबुक पर त्रिशा अग्रवाल नाम की एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल कई सालों से ऑपरेट हो रही थी, इस वजह से दीपक को शक नहीं हुआ। लड़की ने खुद को लंदन में इंजीनियरिंग करने वाली एक स्टूडेंट बताया था। कुछ दिनों बाद त्रिशा नाम की इस लड़की ने दीपक से उसका मोबाइल फोन नंबर मांगा। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई।
दीपक ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने कभी त्रिशा से बात ही नहीं की थी, क्योंकि इंटरनेशनल कॉलिंग के चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। जबकि त्रिशा ने बताया था उसे कि वो एक शॉपिंग मॉल में काम करती है और वहां से मिलने वाली सैलरी से ही अपनी पढ़ाई करती है, इसलिए उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते। और इस तरह से दोनों एक चैट ऐप के जरिए लगातार बातचीत करते हुए संपर्क में बने हुए थे। मिल सकते हो मुझसे? एक जरूरी काम है। त्रिशा ने शुरुआत में दीपक से प्यार भरी बातें की, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन दीपक को फिर भी ये शक नहीं हुआ कि वो किसी जासूस के शिकंजे में फंस चुका है, क्योंकि त्रिशा के पैंतरे बेहद चालाकी वाले होते थे और दीपक को उस पर जरा भी शक नहीं होता था। पूरे 3 साल तक त्रिशा ने दीपक से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से जुड़ी बहुत सी जानकारियां हासिल कर ली, और उसके बाद उसने क्या किया, इसका सच और भी हैरान करने वाला है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आईएसआई का हनी ट्रैप रैकेट कई दशक से चल रहा है। पहले ये काम सीधे मेल मुलाकात के जरिए होता था। रणनीतिक जासूसी की दुनिया की खबर रखने वाले बताते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर शुरू होने से पहले विदेशों में भारत के उच्चायोग और दूतावासों में आईएसआई की महिला जासूसों को भेजा जाता था। वो वहां जाकर अधिकारियों से दोस्ती करती थी, उनके साथ संबंध बनाती थी, फिर आईएसआई के अफसर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू करते थे। 1990 के दशक में भारतीय नौसेना के एक अधिकारी को पाकिस्तानी दूतावास में किसी ने हनी ट्रैप किया। वो लड़की कराची में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में काम करती थी, आईएसआई की जासूस थी। 2011 में ढाका में एक लेफ्टिनेंट कर्नल को पाकिस्तान ने हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया था। लड़की उस अफसर से एक पार्टी में मिली जो बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गया था। लड़की ने मेलजोल बढ़ाया, उसका वीडियो बनाकर अधिकारी को ब्लैकमेल किया। हालांकि अधिकारी ने हाई कमीशन को बताया और उसे बांग्लादेश से भारत भेज दिया गया। जानकार बताते हैं कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में पाकिस्तान की आईएसआई ने ऐसी महिलाओं का जाल बिछा रखा था। सोशल मीडिया के आने के बाद आईएसआई के लिए काम और आसान हो गया, क्योंकि किसी लड़की को सीधे भेजने के बजाय दुनिया के किसी भी कोने से अपने शिकार को हनी ट्रैप करना आसान हो गया। 5 साल पहले भारत की खुफिया एजेंसियों को आईएसआई के हनी ट्रैप रैकेट के बारे में काफी जानकारी मिली। पता चला कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फरीदकोट गांव में आईएसआई ने हनी ट्रैप विंग का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, जहां एक साथ कम से कम 800 लड़कियों को आईएसआई के 20 अफसरों की निगरानी में तैयार किया जाता है। उन्हें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर खूबसूरती दिखाकर काम न बने तो पैसे देकर जानकारी कैसे हथियाई जा सकती है, यह भी सिखाया जाता है। सूत्र बताते हैं आईएसआई के हनी ट्रैप रैकेट को चलाने के लिए ही सालाना 3,500 करोड़ का जुगाड़ पाकिस्तान की सेना करती। हिंदुस्तान की ताकत से तिलमिलाए इमरान,